हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस कैन हियर मी। राइट, कुछ लोगों के पास ऑफिस का एक्सेस है टेलीग्राम का, तो अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो यू गाइस कैन जस्ट रिस्पॉन्ड वाया सेइंग लाइक कि यू आर गेटिंग माय वॉइस। और किसी के पास नंबर है ऑफिस का तो एक बारी हाई करके बता सकते हैं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आई होप यू गाइस कैन हियर मी, या आप चैट में बता सकते हैं। ओके ग्रेट। सो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लाइक था, कुछ लोगों ने निफ्टी के रैंडम टारगेट्स दिए हैं, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग भी अच्छे ही लोग होंगे और उनकी भी इंटेंशन कोई बुरी नहीं होगी। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब आप साल में 6 तरह के टारगेट्स 6 महीने में देते हो, वो प्रॉब्लम है। वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप ये कह रहे हो कि अगर मार्केट ने आपके हिसाब से बिहेव नहीं किया, तो ये मार्केट की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। और फिर आप उठा के कुछ भी रैंडम टारगेट्स देने लग जाते हो जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन। मैं एक छोटा-सा आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग भी बहुत अच्छा किया 2025 में, बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई वाज़ ट्राइंग टू ट्रेड 4-5 ग्लोबल मार्केट्स। और उसकी वजह से शायद इंडिया पे मेरा थोड़ा फ़ोकस हटा, तो थोड़ा थोड़ा मेरा एग्ज़ीक्यूशन इंडिया में थोड़ा स्लॉपी रहा। बट कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ, निफ्टी ने अगर 26,400, मेरा टारगेट 26,500 था, निफ्टी 26,400 रफली गई, 100 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उठा के मैं निफ्टी का टारगेट 20,000 या 22,000 दे दूँ, राइट? 100 पॉइंट से मिस हुआ और उसको मैं एज़ अ फेल मानता हूँ, उसको मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सक्सेस अपना मानता नहीं हूँ कि वो हुआ। बट ठीक है, हैविंग सेड ऑल दिस, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना एक्चुअली इन लोगों को भी पता होता है कि ये टारगेट्स जो ये नीचे के या ऊपर के दे रहे हैं, जैसे कभी आपने 40,000 का टारगेट दिया, कभी आपने 15, ये दोनों टारगेट आने वाले नहीं है, राइट? बट वो देना इसलिए होता है क्योंकि लोगों को एक्सट्रीम व्यूज सुनना और उस पसंद होता है। देखो, मैं आपको बोलूँगा निफ्टी 28,000 जाएगी, तो आप में से बहुत सारे लोग, या 27,000 ही होगी, बहुत सारे लोगों को उतना कुछ फन नहीं आएगा, बोलेंगे क्या सर ने तो ऐसा ही कुछ बोला है रैंडम, इसमें क्या ही फन पार्ट है? बिकॉज़ 8-10% की अपसाइड में किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है। सडनली मैं बोलूँगा गोल्ड $10,000 हो जाएगा, लोगों को सुनना है। सिल्वर $500 हो जाएगा, लोगों को सुनना है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि सिल्वर $160 ही रह जाएगा या $100 ही रह जाएगा या $90 रह जाएगा, लोगों को नहीं सुनना है। सो उस एनालिस्ट की भी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी भी मजबूरी है कि लोग अगर उसको नहीं सुनेंगे, तो उसका काम ही चलेगा बेचारे का। वो होता है बिकॉज़ उनके एक्सपेंसेस होते हैं, बिकॉज़ दे आर नॉट ट्रेडिंग रियली बिग टाइम। सो हिज ट्रेडिंग इनकम और हर ट्रेडिंग इनकम इज़ वेरी, वेरी लो, और हर हिज और हर फर्म ट्रेडिंग इनकम इज़ वेरी, वेरी लो। तो उसमें क्या होता है कि दे हैव टू talk really big targets to grab the business, and that's how they are doing it. तो आप जैसे इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि उसने कैसा किया या किसने कैसा किया। प्रॉब्लम क्या होगी कि वो तो 5-10 दिन बाद, या हो सकता है 2 मार्च को आके बोलें दोबारा कि निफ्टी का टारगेट 30,000 है। 2 या 5 मार्च को बोल सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है? अब उसमें क्या होगा कि अगर आपने उनको सुन के माल बेच दिया, बिकॉज़ मार्च में मार्केट वीक होने वाला है, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल के लिए बोलते हैं, मार्च में मार्केट थोड़ा वीक रहती है, अगला 2-3 हफ्ते बहुत अच्छी रहती है और मार्च में थोड़ा वीक हो जाती है। सडनली आप सोचोगे 19,000 आ रहा है, आप बेचोगे और वहीं से निफ्टी घूमेगी और वापस 26,000 हो जाएगी। देन सडनली क्या होगा कि आप नहीं ले पाओगे वो, और वो तो व्यू चेंज कर देंगे। तो आप वो आपको लगेगा कि यार वो चेंज हो गए या मेरे साथ चीटिंग हो गया, बट चीटिंग ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने भी उतना अटेंशन पे नहीं किया कि वो क्या गलत कर रहे हैं या आप क्या गलत कर रहे हो। किसी को आप ब्लाइंडली मत फॉलो करो। आप ये दिमाग में रखो, मैंने एक अच्छा ट्वीट किया, इसको बहुत अच्छे से आप खुद रिसर्च करना। देखो, 10 साल में 6 साल मार्केट साइडवेज होती है, 2.5 साल बुल मार्केट होता है और 1.5 साल बियर मार्केट होता है। यही मोटा-मोटी परसेंटेज का टर्म्स है। अब ये हो सकता है कि 2020 के बाद आप पहला एक बियर मार्केट देख रहे हो, मार्च अप्रैल के बाद। तो ये 1 डेढ़ साल का जो बियर मार्केट अभी आपने फेस कर लिया, हो सकता है कि अगला 1 डेढ़ साल बुल मार्केट रहे और फिर 2-3 साल साइडवेज हो जाए। राइट? तो इस तरीके से ही मोटा-माटी टाइम्स, ग्लोबली भी आप यूएस के स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री है 100 इयर्स का। इंडिया के स्टॉक मार्केट की रिकॉर्डेड हिस्ट्री, क्योंकि सेंसेक्स के बाद आई है, तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री मोटा-मोटी 45 इयर्स की इंडिया की स्टॉक मार्केट की है 1980 के बाद। यूएस में आप 100-200 साल पीछे जाके देख सकते हो, यही पैटर्न है। 60-65% ऑफ द टाइम साइडवेज, और मे बी समटाइम्स 55%, 25-30% बुल साइकिल और 15-20% बेयर साइकिल। दिस इज हाउ
इट पैन्स आउट। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप साइडवेज मार्केट बोलोगे ना तो कोई सुनेगा नहीं। बट अल्टीमेट मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे इजी क्या है बोलना? मार्केट साइडवेज है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट साइडवेज ही रहती है, क्योंकि इकोनॉमी 6-7% से ग्रो करती है इंडिया की। यूएस की इकोनॉमी ऑन एन एवरेज 3-4% से ग्रो करती है। इस साल थोड़ा अच्छा ग्रो करेगी, 4.5-5 तक भी जीडीपी जा सकता है। 4.5% तो शायद कर ही लेंगे वो लोग। 2-3% का इन्फ्लेशन, तो उनकी नॉमिनल जीडीपी 7-8% की होती है, क्योंकि उनकी बड़ी वाली कंपनीज काफी बड़ा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से डिराइव करती हैं। तो उसकी वजह से उनकी अर्निंग्स ग्रोथ एसएनपी की किसी किसी ईयर में 13-14% भी चली जाती है। इस साल एसएनपी की अर्निंग ग्रोथ 15% होगी। ठीक है, आप उनका पीएमआई का डेटा देखो, कंज्यूमर सेंटीमेंट का देखो। आगे चल के फेड रेट नहीं कट कर रहा है, और आगे चल के उनके जो खुद के जो ट्रम्प के नॉमिनी है वो प्रेसिडेंट होने वाले हैं। लोग बोल रहे हैं कि वो हॉक हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि वो स्टेनली ड्रकर मिलर और ये इनके साथ बेसेंट के साथ काम किए हुए लोग हैं। तो बातचीत होके ही अपॉइंट किया होगा, तो आगे चल के रेट कट भी होगा। यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। डोमेस्टिकली भी उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसकी अर्निंग ग्रोथ लास्ट 10 साल में सबसे हाईएस्ट इस साल आएगी। तो यूएस की तरफ से भी ऐसा नहीं है कि कोई रिसेशन दिख रहा हो, राइट? तो इतने बड़े बड़े टारगेट्स अगर कोई भी दे रहा है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट उसका कोई मतलब, हो सकता है कुछ भी हो जाए, बट आप ये जरूर बोलो, जब मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर निफ्टी 10,000 हो जाएगी, तो मैं प्रोबेबिलिटी मुझे अटैच करनी चाहिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। 2% है, 5% है, 25% है। अगर कोई ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 2% है, तो वो ट्रेड वर्थ नहीं है। एज ए ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर, अगर प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है, तभी वो ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज देखो, दिन में 2 बार 12 बजते हैं, राइट? अब तो अगर घड़ी बेकार भी है, तो 2 बार तो सही टाइम बताएगी। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2%। पूरे दिन में 2 बार आता है, फॉर अ सेकंड आता है, तो लेस देन वो 2%, और उससे भी कम होगा शायद, राइट? तो आप उस तरीके से कैसे, मतलब आप जरूर, कोई भी मैं टारगेट देता हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी बताऊं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्रूड $85 हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 60-65% है इस साल होने की, राइट? तो जब तक आप कोई फोरकास्ट में, चलो आप ट्विटर पे मत लिखो, बट आपको खुद पता होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं बोलो कि यार निफ्टी 30-35 हजार हो जाएगी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 80% है, 70% है। एज लॉन्ग एज इट इज ग्रेटर देन 50%, वो फोरकास्टिंग में आप उसको डाल सकते हो। अगर वो 20-30% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वंस इन ए लाइफ टाइम निफ्टी 10,000 हो जाएगी, राइट? मेरी लाइफ टाइम में हो सकती है कि हो, अगले 50 साल में कभी कोई पैनिक आए तो हो सकता है निफ्टी 10,000 हो जाए। बट क्या क्या उसको उस व्यू को लेके मैं ट्रेड कर पाऊंगा, या उस व्यू को लेके मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा? द आंसर इज नो, राइट? हो सकता है निफ्टी 1 लाख होने के बाद 10,000 हो, हु नोज? 2 लाख होने के बाद 10,000 हो, हु नोज, राइट? सो आप जब तक कोई प्रोबेबिलिटी नहीं अटैच करते हो, उस फोरकास्ट का कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, आप कोई भी एनालिस्ट फोरकास्ट कर रहा है, या मैं भी कर रहा हूं, प्लीज आप मेरे जाके पीछे के रिकॉर्ड्स जरूर चेक करें। अगर मैं सोशल मीडिया में स्टॉक का तो फोरकास्ट करता नहीं हूँ, बिकॉज सेबी के कंप्लायंसेस हैं, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड हैं, सब कुछ है, सारा कुछ अपने पास लाइसेंस है, बट फोरकास्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज कई बार उन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन होती है, थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर नीचे गया, तो लोगों को लगेगा कि यार मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है स्टॉक ऊपर ले जाने में, बट मेरा उससे कुछ नहीं है। आप 2-4% मेरा स्टॉक ऊपर भी लेके जाएंगे, मैं बेचने वाला तो हूँ नहीं, तो उससे मुझे क्या ही फायदा होने वाला। तो इसलिए मैं स्टॉक का बात ज्यादा करके सोशल मीडिया पे मैंने बंद कर दिया है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जरूर जो भी प्रिडिक्शंस पास्ट में हुए हैं, उनको सबका, जो भी लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हो, उनका जरूर चेक करें। मैं आपको बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे अगर आपको स्टडी करना है ना, बहुत सारे अच्छा लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट ये जो रैंडम, जो मैं 2 हफ्ते पहले मैं 33,000 पे हूँ, उसके अगले 2 हफ्ते बाद मैं 19,000 पे हूँ, या 10,000 पे हूँ, या 12,000 पे हूँ। एक वो ट्विटर पे कुछ लोग स्पेस चलाते थे, वो 12,000 का टारगेट देते थे, ठीक है? अभी वो लोग कहाँ हैं? क्या अकाउंटेबिलिटी है? लोगों ने माल बेचा, शॉर्ट सेलिंग की। मैंने सुना एचएएल ₹1000 में लोगों ने शॉर्ट करके रखा हुआ, आज 4500 का भाव है। वो लोग तो बैंकरप्ट हो गए होंगे, राइट? तो इस तरीके का आप अगर दोगे व्यू, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैं इसके लिए थोड़ा-सा आप लोगों से बात करना चाह रहा था कि एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, उस एनालिस्ट की भी, किसी की भी कोई गलती नहीं है। गलती आप है कि आप बिना किसी स्टॉप लॉस के, कि बिना किसी
थोड़ा बहुत ड्यू डिलिजेंस कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हो और वहां पे आपको एग्जिट नहीं मिलता है। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इवन मैं कोई व्यू पोस्ट कर रहा हूँ, प्लीज उसका ड्यू डिलिजेंस खुद से करिए। इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं, इतना सारा कुछ आ गया है, आप मेरी ट्वीट्स को डालिए और देखिए, बोलिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। वो ग्रॉक या आपको जेमिनाई या आपको चैट जीपीटी या एंथ्रोपिक आपको जरूर कुछ ना कुछ बताएगा, एंड इट विल बी क्वाइट लॉजिकल। मैं ये नहीं करूँ कि वो उसका आंसर फाइनल, अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो एटलीस्ट आप एआई टूल में डाल के देखो। सो दैट दैट फर्स्ट, तो उससे आपका एरर कम होगा। सेकंड, एक चीज समझ लो आप बात को, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो प्लेन इन्वेस्टिंग जैसे रैंडम इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा। आपको कुछ स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा। चाहे वो क्वांट पे काम करना पड़ेगा, चाहे आपको टेक्निकल एनालिसिस पे काम करना पड़ेगा, या फंडामेंटल पे करना पड़ेगा, या टेक्नो फंडा पे करना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रेफरेंस हमेशा टेक्नो फंडा पे रहता है। व्हाई? बिकॉज कई बार आपको स्टॉक आइडिया फंडामेंटल एनालिसिस से भी मिलेगा, और कई बार आइडिया आपको टेक्निकल एनालिसिस से भी मिलेगा। लेकिन जब आप टेक्निकल पे भी बाई कर रहे हैं तो फंडामेंटल जरूर देखें, और आप फंडामेंटल पे भी बाई कर रहे हैं तो टेक्निकल जरूर देखें। बिकॉज दोनों ये अपोजिट नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। राइट? तो अगर आप टेक्नो फंडा अप्रोच रखते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी लॉन्ग रन में, शॉर्ट टर्म में मैं नहीं कह सकता, लॉन्ग रन में अच्छी होगी। सेकेंड चीज क्या होता है कि कई बार मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि कुछ स्विंग ट्रेडर्स इस तरीके से हाईलाइट करते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली है, 10-20% का रिटर्न इस साल बना लिया है, उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली है। प्लीज अंडरस्टैंड, आप 1-2-3 करोड़ रुपए से मम्बो जंबो ट्रेडिंग कर रहे हो। उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि आप एक बैड हैबिट इनकलकेट कर रहे हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी नेटवर्थ 10-15-20 करोड़ हो जाएगी, और आप 20 करोड़ से इंडिया में स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। 20-30 करोड़, बहुत सारे स्मॉल कैप और छोटे स्टॉक्स जो आप पीछे ट्रेड करके परफॉर्मेंस लेके आए वो ट्रेड नहीं कर पाओगे, लिक्विडिटी नहीं होती है। स्टैंप ड्यूटी, एसटीटी और डिलीवरी चार्जेस में इतने चार्जेस लग जाएंगे कि जब आप लॉस या ब्रेक इवन के ट्रेड्स काटोगे तो उसमें 1-2% का आपका स्लिपेज और ये चार्जेस में चला जाएगा। तो इस तरह की, तो स्विंग ट्रेडिंग तब तक ही ठीक है जब तक आपके पास एक छोटी 2-3 करोड़ की कैपिटल है। उसके ऊपर की कैपिटल आपकी गई, आप स्विंग ट्रेडिंग में आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। तो इसलिए आप एक काम ये कर सकते हो, मेरी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, क्योंकि बहुत लोगों के पास मैं देखता हूँ अगले 5 साल में अच्छी वेल्थ एकुमुलेट हो गई है। आप जरूर फंडामेंटल्स को स्टडी करना चालू करें। बिकॉज एक बार आपकी हैबिट सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखने की बन गई ना, तो आप फंडामेंटल में स्विच नहीं कर पाओगे। वो बहुत हार्ड ट्रांजिशन होता है, मैंने बहुत लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है। बिकॉज फंडामेंटल थोड़ा सा डीप वर्क रिक्वायर्ड कर, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब आपको 360 डिग्री सारी कंपनीज को आगे पीछे करके देखना पड़ेगा, और वो काफी बोरिंग होता है। बिकॉज हम लोग के लिए कितना आसान है ना, एक कैंडल देखो, 3 मूविंग एवरेज लगाओ और बोलो हाँ, ग्रीन कैंडल बुलिश है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है बुलिश है, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे वेरियस। इतना मार्केट सिंपल होता नहीं है, और इतना इजी मार्केट पैसा बना के देता है, तो आप समझ गए ना, सारे चार्टिस्ट बिलियनियर होते हैं इंडिया में। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपकी कैपिटल 3 करोड़, आपको आपको दिखता है कि आपकी कैपिटल 3 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाएगी अगले 2-3 साल में, सो प्लीज 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 स्टार्ट ट्रैकिंग फंडामेंटल्स फर्स्ट, एंड देन द चार्ट, या दोनों साथ में कर लो। और आपके पास होगा, क्योंकि जैसे इंडिया ग्रो करेगा, जैसे इंडिया 4 से 8 9 10 ट्रिलियन, आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपकी वेल्थ बढ़ेगी। बट आपकी हैबिट अगर बुरी है, आपकी हैबिट है कि बस लैपटॉप पे बैठो, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलो और चार्ट देखो, बुलिश है बियरिश है, पोजीशन लो, स्टॉप लॉस लगाओ, भूल जाओ। वो फिर आपके लिए बड़ा वेल्थ बनाना मुश्किल हो जाएगा, और किसी साल में आपके 10-15-20% बन जाएंगे, और मार्केट फ्लैट रहेगी, आप सोशल मीडिया पे आके कहेंगे लुक आई आउट परफॉर्म द मार्केट बाई 10-20%। बट जिस साल बुल मार्केट आएगा, उस साल मार्केट आपको 100% कमाने का मौका देगा। उस साल आप 10-15% बनाओगे या आप अंडर परफॉर्म करोगे, अगर चॉप चॉप टाइप का मार्केट रहा तो। और चार्ट के बेसिस पे आप स्टॉक को 100 200 300% होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है? बिकॉज क्या होगा, पूरी जर्नी में स्टॉक कई बार अपना ईएमए 63 या एसएमए तोड़ेगा। कोई भी स्टॉक अगर बड़ा मल्टी बैगर बनता है तो वो 4 से 5 बार कम से कम अपने एसएमए 50 या ईएमए 63 को तोड़ता है पूरी जर्नी में, और एक बार ईएमए 200 भी तोड़ता है या एसएमए 200 भी तोड़ता है।
आप कितने भी बड़े स्विंग ट्रेडर हो, आप 5 बार अपने स्टॉप लॉस को कटवा के आप उसमें 200-300% नहीं बना सकते। तो प्रॉब्लम टेक्निकल एनालिसिस के साथ यही है कि आपको 10-10% हर ट्रेड पे जोड़ना है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 20% प्लस सरचार्ज देना है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी देना है, प्लस एसटीटी देना है। आपके पास काफ़ी कम बचता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग ग्लोबली अनप्रॉफिटेबल है या स्केलेबल नहीं है। यूएस में काफ़ी स्केलेबल है। यूएस में आप स्विंग ट्रेडिंग में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। इंडिया में नहीं बना सकते, पोस्ट टैक्स, पोस्ट चार्जेस। ये बहुत क्लियर है, ये आपको, बिकॉज़ हम लोग रियल प्रैक्टिशनर हैं, हम लोग आपको ऐसे कुछ ऐसे पेपर पे नहीं ट्रेड कर रहे, राइट? सो अपने को पता है, राइट, कि वी रन ऑलमोस्ट लाइक इन इंडिया 20 प्लस स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग ऑप्शंस। तो 20 प्लस स्ट्रैटेजी रन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ स्विंग फर्स्ट, ये सीजनल बिजनेस है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? एक सीजनल बिजनेस है। आपको 10 साल में 2-3 साल ही, 4 साल ट्रेड करने को मिलेगा, फर्स्ट। सेकेंड, गवर्नमेंट उसमें बहुत उस उन 3-4 सालों में गवर्नमेंट 1.5 साल गवर्नमेंट के हैं। मतलब अगर आप नेट प्रॉफिट में, अगर आपने 4 साल में पैसा कमाया तो 1.5 साल गवर्नमेंट के हो जाएंगे, जिस जब पैसा कमाए। और जो 6 साल आप पैसा चॉप चॉप में नहीं कमाने वाले हो, तो फिर आपके लिए सर्वाइ अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग से अपनी लिविंग ढूंढ रहे हो, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के साथ आप कुछ डेल्टा न्यूट्रल या मीन रिवर्जन या कुछ भी आपको 2-3 स्ट्रैटेजी साथ में ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ स्विंग से आपका सर्वाइवल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मेरे को ये स्विंग ट्रेडिंग के साथ अगर आप करना चाहो मोर देन, मतलब अगर आपके पास कैपिटल छोटी है, ज़रूर करना चाहिए। छोटे कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग ज़रूर इंडिया में अटेम्प्ट करना चाहिए। बट साथ में आपको मीन रिवर्जन या डेल्टा न्यूट्रल या कुछ भी एक छोटे टाइम फ्रेम में आप निफ्टी की स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। आप सिंथेटिक फ्यूचर्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हो, अगर आप कर पाओ तो। आपके पास रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स है, तो आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग में फुल टाइम देख रहे हो अपने आप को तो ये बात हो गई ट्रेडर्स के लिए और स्विंग ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए मेरे को लगता है 1-1.5 साल में पीछे पैसा इंडिया में बना नहीं है। काफ़ी स्टॉक 30-40-50% करेक्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है ये शायद स्पेस हम लोग 1 साल बात कर रहे हैं। मैं आज थोड़ा फ्री था, मेरे काफ़ी सारी स्कैनिंग वगैरह हो गई थी सैटरडे, संडे को, तो मैंने कहा कि और यूएस मार्केट भी काफ़ी ठीक था फ्राइडे को, तो मेरा मूड भी ठीक था। मैं 10-15 मिनट मैंने कहा आप लोगों से बात की जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि देखो, इन्वेस्टर्स के लिए मेरे को लगता है 2026 ठीक रहेगा। तो अगर आप 1.5-2 साल से कुछ पैसे नहीं बनाए हो, तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक एग्जिट। आई थिंक इफ यू रिमेन इन्वेस्टेड, आई थिंक कुछ आपको पॉजिटिव सरप्राइज़ भी मिल सकते हैं इस साल। हैविंग सेड दिस, इसकी प्रोबेबिलिटी जो मैंने बोला, इस स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी 70% सही होने की है। 30% मैं भी गलत हो सकता हूँ, और वो क्यों गलत हो सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। एक तो यूएस में मिड टर्म इलेक्शन ईयर यूएस मार्केट के लिए मोस्टली साइडवेज या थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, बट वो लास्ट लास्ट में मिड टर्म इलेक्शन के बाद जाके पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मिड टर्म इलेक्शन उतना नेगेटिव नहीं होगा। रीजन में कि ट्रंप ने अभी वो क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम कर दिया है, और थोड़ी बहुत अपनी वहाँ पे लोगों से बातचीत होती है। ये काफ़ी ना मिडिल क्लास और उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। तो शायद ट्रंप को, जो लोग सोच रहे हैं कि ट्रंप के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है, बट ये एक सिंगल स्टेप से हो सकता है कि शायद ट्रंप मिड टर्म में रिवाइव कर जाएँ। हैविंग सेड दिस, मैं यूएस के पॉलिटिक्स का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं, मेरा एकेडमिक इंटरेस्ट भी है, मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी है। अक्रॉस यूएस, चाइना एंड इंडिया एंड अदर लाइक बिगर मार्केट्स, तो मैं थोड़ा ट्रैक करता हूँ, और उससे जो थोड़ी बहुत मेरी छोटी समझ है, उसके हिसाब से ट्रम्प उतनी बुरी पोजीशन में नहीं है कि इतना बुरा कोई हार जाए। तो हैविंग सेड दिस, एआई का बबल, एआई को बबल तो क्या बोलूं मैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरडन हो गया था। तो मैं पिछले यूएस में, आपने देखा होगा अगर आप मुझे फॉलो करते, तो 3-4 महीने से, मैं 4 महीने से यूएस मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव था, और वो पेड ऑफ हुआ है। इंडेक्स में तो करेक्शन नैस्डैक में 5-6% की आई है। 6-5 महीने से 4 साढ़े 4-5 महीने से नैस्डैक का रिटर्न जीरो है। स्टॉक ऊपर से 52 वीक हाई से नैस्डैक 5-6% गिरा भी है, बट स्टॉक 60-70% भी गिरे, राइट? तो जस्ट टू नेम द फ्यू, निबियस,
ये आपका वहाँ एक रेयर अर्थ वाली एमपी करके कंपनी है, वो एमपी मटेरियल्स, लाइक ऑल दिस आयरन, सारे मतलब इवन माइक्रोसॉफ्ट 30% गिरा है, राइट? अमेज़न 20% गिरा है, एनवीडिया 15-20% गिरा है। तो लार्ज कैप 15-20% गिरे, स्मॉल एंड मिड कैप कुछ स्टॉक्स जो एआई से रिलेटेड थे या टेक से रिलेटेड थे, वो तो जैसे सर्विस नाउ है, नाउ आई थिंक नाउ इज करेक्टेड सम 55% इन लास्ट 1 ईयर और 18 मंथ्स। तो करेक्शंस बड़े हुए हैं वहां पे। अभी मैंने डेटा कंप्यूटर खोला नहीं है, बस मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ। अ, ब- था थोड़ा टाइम तो मैंने सोचा सिस्टम नहीं ऑन करते, रैंडमली जो डेटा दिमाग में है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि एआई सॉफ्टवेयर को खा जाएगा। तो उसकी वजह से काफी बड़े करेक्शंस हो रहे हैं, और एआई में भी हुआ है। तो एआई भी करेक्ट कर रहा है, सॉफ्टवेयर भी करेक्ट कर रहा है। तो बीनीथ द सरफेस लाइक काफी जो आइस है वो मेल्ट हुआ है यूएस में, और वो काफी हद तक चीजों को जो फ्रॉड था धीरे धीरे निकल गया है। शायद जो 2025 में हमने इंडिया में फेस किया, एक प्रोट्रैक्टेड साइडवेज मार्केट, ठीक है, उसमें बीच बीच में रैली, 1 2 3 महीने की रैली, जैसे फ्राइडे को बहुत बड़ी रैली हुई यूएस मार्केट में, बहुत मतलब बहुत, मतलब स्टॉक्स 10 15 15% चले, ठीक है। उसके पहले थर्सडे को मतलब कारनेज, मतलब जितना थर्सडे को गिरा उतना फ्राइडे को रिकवर हो गया। तो शायद बीच-बीच में लगेगा कि बड़ी तेजी हो रही है, शायद बीच-बीच में लगेगा कि बड़ी मंदी हो रही है। बट नेट नेट हो सकता है कि इस साल एस&पी प्लस माइनस 1-2% 7200 हो जाए, जो कि अभी 6900 है। मतलब इस साल दिसंबर में जाते जाते 7200 7500 भी हो सकती है, या वर्स्ट केस 6700 हो सकती है। ये आउटलुक देने के पीछे रीजन क्या था? इसके बेसिस पे इंडिया में कोई बड़ी मंदी नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं क्रूड पे। क्रूड पे प्रोबेबिलिटी अगेन 10-20% कि इस साल क्रूड हो सकता है एक बार $85 दिखा दे। तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए चैलेंज होगा, गवर्नमेंट के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट और थोड़ा सा फिस पे प्रेशर पड़ेगा, ओवरऑल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे असर पड़ेगा, बैलेंस शीट थोड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में आ सकती है, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं इस साल। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, रुपी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट आई थिंक 85 अप टू 90 ऐसा नहीं होगा कि सिचुएशन आउट ऑफ द हैंड हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि और दे विल बी नॉट एबल टू मैनेज। तो उसमें ये हो सकता है कि अगर वो 90 हुआ, तो जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 27,500 28,000 ईयर एंड तक निफ्टी होगी धीरे धीरे करके, बट स्मॉल कैप मिड कैप में काफी पैसे बन सकते हैं। तो हो सकता है 15% मिड कैप में बनने हो या स्मॉल कैप में, तो उसकी जगह 10 या 11% बने। और आप बहुत अच्छे स्टॉक पिकर हो तो 17 18 20% बना के लेके चले जाओ। अगर आप कवर्ड कॉल करना जानते हो या कैश सिक्योर्ड पुट करना जानते हो, या आप बीच बीच में मीन रिवर्जन प्ले करना जानते हो, तो हो सकता है 20 22 25% बना लो। बट ऐसा नहीं लगता कि कुछ आपका पोर्टफोलियो 30 40%, क्योंकि अगर आप 30% इंडेक्स को नीचे बोल रहे हो तो स्टॉक्स 50% गिरेंगे। तो ऐसा नहीं लगता किसी भी तरीके से, इवन यूएस अगर मिड टर्म में, अगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ नैस्डैक 8% करेक्ट हुआ अभी पीछे, 8 9% अगर बॉटम से पकड़े। इंट्राडे में तो प्री मार्केट में 585 का क्यू ट्रिपल क्यू का लो था, राइट? तो 637 वाला 585 रफली 52 पॉइंट्स निकल गया, 7 8% गिरा। बट निफ्टी नेट बेसिस पे उस पीरियड में नास्डैक से 1 2% आउट परफॉर्म कर रही है। आई नो कि पीछे बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, इसकी वजह से आउट परफॉर्म कर रही है। हैविंग सेड दिस, ऐसा लग रहा है कि अगर यूएस में 10% का करेक्शन भी आया, तो इंडिया शायद 2 3 4% की करेक्शन देके ही वापस ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। ये सारे मैं सिर्फ और सिर्फ मैं जितने 18 साल से मैं ये मार्केट देख रहा हूँ, उसके बेसिस पे यही लग रहा है कि ये साल शायद इंडिया पिछले साल से बहुत अच्छा कर सकता है, रिलेटिव बेसिस पे भी, एब्सोल्यूट बेसिस पे भी। आप इस क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे, कुछ सीडीएमओ कंपनीज ने या कुछ फार्मा कंपनीज ने या कुछ सेलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने ब्लॉकबस्टर्स नंबर दिए हैं। स्टॉक्स 15 18 19 की पी मल्टीपल पे, अच्छी क्वालिटी की कंपनी जो 40 की पी मल्टीपल पे 18 19 की मल्टीपल्स पे आ गए हैं। दोनों वजह से, एक तो स्टॉक 20 30% करेक्ट हुए हैं और अर्निंग 20 30% इंप्रूव हुई है। तो दोनों साइड से थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू।
और हमेशा मैं मानता हूँ कि सिर्फ स्टॉक करेक्शन इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर स्टॉक गिरा है लेकिन अर्निंग्स नहीं इंप्रूव हुई है तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है। बट स्टॉक करेक्ट हुआ है, टाइम भी काफ़ी खराब हुआ है 15 महीने का, और प्लस अर्निंग्स हैं, कुछ कंपनीज़ में अर्निंग्स है। आई थिंक आज मैं अपनी टीम के साथ काम कर रहा था, हम लोगों ने इस बार सरप्राइज़िंगली हम लोग 14 आई थिंक 1200-1300 कंपनीज़ के नंबर्स हमने देखे हैं मोटा-मोटी। अभी हम लोगों ने पीछे तो हम लोगों ने 500 करोड़ से नीचे का नहीं देखते थे। बट इस बार हम लोगों ने सरप्राइज़िंगली, क्योंकि कुछ मेरे को ऐसा भी इंटरेस्ट था कि कुछ माइक्रो कैप वगैरह भी, एकदम टाइनी कैप, कचरा कैप भी लिया जाए। तो मैं 50 करोड़ तक नीचे में गया था। 50 करोड़ की मार्केट कैप तक की कंपनी देखी। सरप्राइज़िंगली 250 कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ठीक-ठाक नंबर दिए हैं, जो नंबर्स मतलब लग रहे हैं ऑन फेस ऑफ इट कि नंबर्स ठीक हैं। और उसमें से 80-90 कंपनीज़ आर टॉकिंग रियली, रियली बुलिश। तो आपके लिए 15-20 आइडियाज़ ढूँढना इज़ नॉट अ चैलेंज। और आपको क्या 200-500 थोड़ी आइडिया चाहिए। हैविंग सेड दिस, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएँ। आप ये ध्यान में रखें कि इतना बड़ा एमटीएफ का बुक है, उस ऑफ कोर्स एमटीएफ बुक को आप फ्री फ्लोट मार्केट कैप के साथ देखना चालू करें, ठीक है? वो एक्चुअली उसके अगेंस्ट में बहुत बड़ा एमटीएफ बुक नहीं है, बट फिर भी थोड़ी बहुत सेलिंग मार्च में आती है, हम सबको पता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है फरवरी आपका बहुत अच्छा जाए, मार्च में एडवांस टैक्स के के भी थोड़े ट्रेजरी की सेलिंग्स, चलो रिटेल को गेन्स नहीं है, बट ट्रेजरी में किसी को, अगर कोई कंपनी को अगर टैक्स पे करना है तो थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा होगा, उसका रेट टू रेट होगा, एक बार वो स्टॉक बेच के थोड़ा बहुत टैक्सेस वैक्सेस भरेगा। हम लोग भी कई बार भरते हैं, अगर हमारे पास लिक्विडिटी नहीं होती है तो थोड़ा स्टॉक बेच दो, एचडीएफसी बैंक बेच दो, ये बेच दो और पे कर दो। स्मॉल कैप नहीं बेचा, क्योंकि चलो स्मॉल कैप 5-10% डाउन है, या लेने में भी 5% निकल जाता है और बेचने में भी 5% निकल जाता है। तो इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत आता है, तो हम लोग लार्ज कैप बेच के उसको, मान लो अगर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है तो उसको मीट करते हैं। ओके, तो एक तो ये उसकी वजह से। सेकंड क्या है, बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, एनएससी का आईपीओ आ रहा है, उसके अलावा दो तीन शायद इस साल आपका जियो भी आया है। तो अगर ये बड़े आईपीओ आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट का प्राइमरी मार्केट की तरफ पुल करेंगे। तो ये दो इंडिया के लिए चैलेंज रहेगा। ऑफ कोर्स अब आप ये देखना चालू करो कि करेंसी का डेप्रिसिएशन आपका रुक गया है। गवर्नमेंट, ये ट्रेड डील होने की वजह से एफआईज का एक जो इंडिया पे एकदम से बहुत नेगेटिव व्यू था कि शायद मैं आपको बोलूं, मैं थोड़ा ज्यादा ही कभी कभी सोच लेता हूँ। मेरे को तो ऐसा लगा कि देयर इज ए क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू एफआई टू सेल इंडिया फ्रॉम द टॉप। बट वो, अगर मतलब ऑफ कोर्स वो नहीं था ऐसा, वो मेरा एक वहम था दिमाग का। बट कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई ऊपर से टॉप से इंस्ट्रक्शन हो कि कुछ है ऐसा, राइट? बट वैसा नहीं था, और एफआईज फ्राइडे को बाई करके लेके गए। तो एफआईज का फ्लो भी शायद 2026 में टर्न हो जाए। सेकंड, अब थर्ड, एफआईज अभी भी काफी शॉर्ट्स हैं फ्यूचर्स मार्केट में। ऑफ कोर्स वो मार्केट इतना छोटा है कि उसको मैं बहुत, मतलब अगर आप पूरा ओआई के बेस पे कैलकुलेशन करें तो कुछ भी नहीं है उनके लॉन्ग के अगेंस्ट में। उनके पास 60-65 लाख करोड़ की होल्डिंग है, उसके सामने मतलब अगर उन्होंने 2-4 लाख का इंडेक्स और ये सब 1-2 लाख करोड़ का सब कुछ बेचा हुआ ऑप्शन ऑप्शन मिला के, विच इज लाइक उन्होंने 2% अपनी पोजीशन हेज की है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? बट हैविंग सेड दिस, उसमें भी अभी शॉर्ट पोजीशंस काफी वो रन कर रहे हैं। सिक थर्ड फोर्थ चीजें क्या लग रही हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने ये एसटीटी बढ़ा के ये सब जो भी करना था बहुत नेगेटिव है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मार्केट ऊपर आ जाए, मार्केट 30,000 हो जाए, 35,000 हो जाए, बट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, एसटीटी कंटिन्यूअस इंक्रीज करना और उस पे सब बढ़ाते जाना, ये ठीक नहीं है। ये इसको आप, मैं मानता हूँ लोग ये कह रहे हैं यार एफ एंडो बंद कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, वर्ल्ड के किसी भी बिजनेस में ओनली 10-15% लोग ही पैसा कमाते हैं, किसी भी बिजनेस में। चाहे वो रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, होटल का बिजनेस, टॉप 15-20% लोग ही रियल में पैसा बनाते हैं, बाकी लोग किसी भी तरह से सर्वाइव करते हैं, ठीक है? तो ये जो गवर्नमेंट ने डेटा दिया है कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं, इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जिस दिन अपने एसटीटी का रेट हाफ कर देगी, स्टैम्प ड्यूटी हटा देगी। स्टैम्प ड्यूटी किस चीज का ले रहे हैं ये लोग? गवर्नमेंट पर 200 रुपया पर करोड़ आप ले रहे हो स्टैम्प ड्यूटी उठा के। फिर उसके बाद टीओटी, वर्ल्ड में हाईएस्ट है इंडिया का। टर्न ओवर टैक्सेस फ्रॉम द एक्सचेंज, एनएससी, इतना बड़ा पैसा क्यों, किस बात का? राइट, सो दे आर चार्जिंग लाइक हेल। देन उस पे सब पे जीएसटी, राइट? तो अगर आप गवर्नमेंट के चार्जेस, आप 1 लाख करोड़ का रिटेल ने नुकसान किया, उसमें से आप गवर्नमेंट के चार्जेस निकाल दो, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी और एक्सचेंज के टीओटी को भी हाफ कर दो, चलो 50% एनएससी रखे,
आप 40-50 हज़ार करोड़ निकल जाएगा, ठीक है? इसमें से बहुत सारे लॉसेस मैं आपको बताऊँ क्या होंगे? हेजिंग के लॉसेस भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग पुट बाय करते हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब लॉस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो 90% जो नंबर है, अगर ये चार्जेस हाफ कर दिए जाएँ, तो वो नंबर 80% हो जाए। यानी 20% प लोग पैसा कमा रहे हैं। 15-20% अगर ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट थोड़ा कम कर दिया जाए तो। वो वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया का ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट और प्लस इम्पैक्ट कॉस्ट। फ्यूचर्स में तो इम्पैक्ट कॉस्ट हॉरिबल है, स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में। और इसके पीछे कौन रीज़न है आपको पता है। तो एक्चुअली में तो लॉसेस आपकी वजह से हो रहे हैं। आप अपने थोड़े ग्रीड को कम करेंगे तो आपके सडनली देखेंगे कि 20% लोग प्रॉफिटेबल हो गए, जो कि किसी भी इंडस्ट्री का एवरेज है। रेस्टोरेंट का बिज़नेस करो, केमिकल का बिज़नेस करो, केमिकल में सारी कंपनियाँ प्रॉफिटेबल हैं या सारी कंपनियाँ तो ठीक है प्रॉफिटेबल क्या बहुत अंधाधुंध पैसा बना रही हैं? बहुत सारी कंपनियों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड केमिकल इंडस्ट्री में 10% से कम है। बहुत सारी ऑटो एंसिलरी कंपनियों का ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्रीज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% से कम है। वो अपना इंटरेस्ट कॉस्ट बियरली मीट कर पा रही है। दे आर नॉट वर्किंग फॉर शेयर होल्डर्स, दे आर वर्किंग फॉर बैंकर्स। तो क्या उनको धंधा बंद कर देना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। क्या होगा कि जो लोग अभी थोड़ा बहुत लॉस कर रहे हैं, दे विल लर्न, दे विल इनोवेट, दे विल लर्न न्यू स्ट्रेटजीज, दे विल बैक टेस्ट, दे विल लर्न कोडिंग्स और दे विल कम अप। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं, मॉरिशस शिफ्ट हो रहे हैं, जिनकी कैपिटल 10, 15, 20, 25 करोड़ से ज्यादा है। And they are trading in those markets and they will never come back to the Indian markets. Why? Because the charges there are so low. अगेन आप ये काउंटर पॉइंट में बोल सकते हैं कि सर वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग लिविंग बहुत हाई है, ये है वो है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बट लोग तो जा रहे हैं, नंबर्स आर नॉट। इंडिया में देखो कितना लोग आप पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं, कितना लोग अ, बाहर निकल रहे हैं। हैविंग सेड दिस, मैं आई लव माय कंट्री, मतलब मेरे को कुछ अगेंस्ट नहीं है किसी गवर्नमेंट के या किसी चीज के। बट कौन सजेस्ट करता है, किस लिए सजेस्ट करता है, आई रियली डोंट नो। मेरे को तो कई बार लगता है कि ये जस्ट दे आर डूइंग जस्ट आउट ऑफ जेलसी। उनको लगता है हमारे महीने की 2-3-4 लाख रुपए की सैलरी है, हाउ दीज गाइस कैन मेक 10, 20, 30, 50 lakhs विदाउट डूइंग एनीथिंग। उनको किसी दिन आप ट्रेडिंग में बोलो कि 2-4 घंटे ट्रेड करके बताएं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कई बार क्या होता है कि देयर इज अ नॉट ऑफ नो ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस। बिकॉज आप अगर इंटेलिजेंट लोगों के साथ बैठोगे, बात करोगे, तो ही आपको इंटेलिजेंट आउटपुट मिलेगा। वर्ल्ड में कैपिटल मार्केट को, कोरिया जैसी मार्केट वापस कैपिटल मार्केट को प्रमोट करना चालू हुई। यूएस तो है ही कैपिटल मार्केट का हब। आप इंस्ट्रूमेंट को नहीं निकाल सकते। आप इंस्ट्रूमेंट को निकालोगे, आप बहुत लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्म करोगे। चाइना की मार्केट चाइना अपनी डेरिवेटिव मार्केट्स को बहुत, ऑलरेडी उनका डेरिवेटिव मार्केट ठीक ठाक है, बड़े तौर से फरवरी से ओपन करने जा रहा है। ऑलरेडी ओपन हो गया, कुछ कुछ में तो वीकली और ये सब भी चालू हो गए हैं एंड पीपल आर ट्रेडिंग एंड मिंटिंग मनी। सो हैविंग सेड ऑल दिस, मैं कह रहा हूँ कि आई नो कि लोग लॉस कर रहे हैं। 80% लोग रियल में लॉस कर रहे हैं, 10% लोग चार्जेस की वजह से लॉस कर रहे हैं, 10% लोग ही पैसा बना रहे हैं। आप एजुकेशन दो ना। आप ऐसा बोल दो 25 लाख से कम वाला है तो उसको नहीं ट्रेड करने देंगे। कुछ तो कैपिटल बैरियर लगा दो, एजुकेट करो लोगों को। बट आई नो कि एजुकेशन डिफिकल्ट है, इसलिए वो नहीं करना। सेकंड चीज, आप ये जब बोलते हो कि यार मैंने एसटीटी लगाया है, क्यों? क्योंकि मैं स्पेकुलेशन को बंद करना चाहता हूं। तो एक बात बताओ, आपके फादर ने, मेरे फादर ने या किसी और के फादर ने या जो रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने आर्बिट्राज फंड्स में, इक्विटी सेविंग स्कीम में पैसा डाला है। वहां पे आर्बिट्राज की बहुत बड़ी पोजीशन बनती है, म्यूचुअल फंड्स बनाते हैं। मतलब रिलायंस लेंगे और रिलायंस को फ्यूचर में बेच देंगे, और वो साल का 6%, 6.25, 6.5% कमाते हैं। उनका भी फ्यूचर का ट्रांजेक्शन है, उस पे आपने एसटीटी बढ़ा दिया फ्यूचर्स पे। फर्स्ट तो क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो स्टॉक फ्यूचर्स मार्केट इलिक्विड हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, उनकी आरओआई नीचे चली जाएगी। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स, जो मैनेजर है, जो आर्बिट्राज फंड
रन कर रहा है, जो कि 100% हेज पोज़ीशन है, क्या वो भी एक स्पेकुलेटर है? नहीं है ना। तो फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि हमने स्पेकुलेटर को कर्ब करने के लिए एसटीटी बढ़ाया है? तो फिर वो सीनियर्स जो सिटीज़न है, जिसने आर्बिट्राज फंड में पैसा डाला था ताकि उसका, क्योंकि वो 30% टैक्स स्लैब में आता है, तो उसने अपने टैक्सेशन को लोअर करने के लिए इक्विटी सेविंग स्कीम्स या आर्बिट्राज फंड में गया था, उसको आपने हिट क्यों किया फिर? तो आप ये मत बोलो ना, आप ये बोलो कि हमारी हमारी बोरोविंग्स हाई जा रही है, हमको अपना फिस्कल कंट्रोल करना है, इसलिए हमने हमने एसटीटी हाई किया है। आप रिटेल को लॉजिक दे रहे हो कि आप रिटेल को बचाने के लिए आ, आप ये सब कर रहे हो। देयर इज नो लॉजिक, राइट? तो आप किसी से भी पूछो, किसी भी फंड मैनेजर से, आर्बिट्राज फंड्स की यील्ड्स नीचे जाएंगी। आपके फादर की, मेरी फादर्स की जो यील्ड्स है, जो जो लोग रिटायरमेंट के पैसे पे मतलब ऑफ कोर्स उनके पास और भी सेविंग्स हैं, कमाने के जरिए हैं, बट बहुत सारे लोग बेचारे इस आर्बिट्राज फंड्स के बेसिस पे अपनी रिटायरमेंट को प्लान करके बैठे थे, उनको हिट आया है। तो ऐसा देखो, ठीक है, प्रॉब्लम विद आवर कंट्री इज कि आई डोंट नो, मतलब कुछ ना, आई सीरियसली थिंक कि देयर इज ए टैलेंट क्राइसिस एट द टॉप। और या तो जो लोग इकोनॉमिक एडवाइजरी या जहां पे काउंसिल में बैठे हैं, दे आर नॉट गिविंग द राइट आइडियाज। आई डोंट नो, मे बी आई एम हॉरिबली रॉन्ग, या तो मुझे कुछ नहीं आता है एंड दे नो लॉट ऑफ स्टफ, दोनों हो सकता है। मे बी आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम टॉकिंग सम रैंडम शिट, बट आई रियली फील कि देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम विद द टैलेंट पूल। नहीं हम अट्रैक्ट कर पा रहे गवर्नमेंट्स में सीरियस टैलेंट या इनोवेटिव पीपल, जो कि जाके कुछ ऐसा करें कि ओवरऑल लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़े, पर कैपिटा बढ़े और कंट्री अच्छा करे। और कंट्री अच्छा करेगी तो हम सब लोग बाय डिफॉल्ट अच्छा करेंगे। ट्रस्ट मी, स्किल बहुत नहीं चाहिए पैसा बनाने के लिए। आपको मैं बता रहा हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड। आप सोचो, मैं 18 साल से इंडिया ट्रेड कर रहा हूँ। शायद मैंने अपने करियर में सबसे 1 डेढ़ साल में सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया होगा। और जो एसेट क्लास या जो मार्केट्स मैं पिछले 2-3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, सेम गाय, ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई बहुत बड़ा बुल मार्केट नहीं था, इंडेक्स 10-15% ऊपर था, बट आई डिड एक्सीडिंगली वेल। मतलब मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा होगा कि आई विल बी एबल टू डू दिस बेटर, सिंपली बिकॉज़ मैंने इंडिया में, मेरे को लगा कि देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग इनटू दिस मार्केट बिग टाइम, सो लेट्स रिड्यूस द वॉल्यूम। ऐसा नहीं था कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं मेरा इंटरेस्ट कम हो गया। सडनली आई डोंट नो व्हाई, too much they are doing, like so much flip flop, right? And we need foreign capital। 150 करोड़ लोगों को हमें खिलाना है, वी कैन नॉट डू लाइक दिस कि हम हर रोज हर बजट में टैक्सेस के साथ टिंकरिंग करें। सो ऑफ कोर्स आई थिंक गवर्नमेंट में भी बात हुई होगी, शायद वो लोग अब कुछ और कुछ खराब नहीं करेंगे यहाँ से, बट रियली द वे थिंग्स आर मूविंग, अगर इंडियन कैपिटल मार्केट पे कोई रिस्क है, तो ये है कि हमारी पॉलिसी स्टेबल नहीं है टैक्सेशन के अराउंड, और वो इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बुरा भी लग सकता है, बट ये सच्चाई है कि अगर आप रिटेल को नहीं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को आप रिलीफ नहीं दे सकते, तो ग्लोबली एफआईज को टैक्स मत कीजिए। वो, क्योंकि ग्लोबली कहीं भी एफआईज पे टैक्स नहीं लगता। आई नो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सबको रिलीफ मिलनी चाहिए, बट मिनिमम इतना तो है। अदरवाइज वो क्यों 3% करेंसी डेप्रिसिएशन में उनका चला जाता है, 2% इम्पैक्ट कॉस्ट में चला जाता है, 2% टैक्सेशन में चला जाता है। तो अगर वो 12-13% से कम 5% के लिए वो इंडिया में आएंगे क्या नेट बेसिस पे? तो या तो आपको अपने पी मल्टीपल्स नीचे करने पड़ेंगे, या आपको अपनी अर्निंग्स बढ़ानी पड़ेंगी, या तो आपको टैक्सेशन लोअर करना पड़ेगा। आपको कम से कम उनको पोस्ट टैक्स पोस्ट करेंसी आपको 8-9% तो देना पड़ेगा। मतलब जो गवर्नमेंट यूएस की यील्ड है 4-4.5% की, उसके डबल तो आपको देना पड़ेगा। 8% तो उनको देना पड़ेगा। बिकॉज़ देखो, हम लोग को लगता है कि यार एफआईज़ है। अरे एफआईज़ अगर 2 2000 3000 करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहा है,
तो उसका साल का 20-25 करोड़ का ऑफिस का कॉस्ट निकल जाता है 30 करोड़ का। आप डीआईएफसी या मॉरिशस या सिंगापुर में कहीं भी ऑफिस सेट करो, काफ़ी अच्छा खासा खर्चा आता है। तो आधा 1% तो आपका सैलरी, ये वो सेबी की अप्रूवल्स, फंड्स, ब्रोकर्स, अकाउंट्स, कस्टोडियंस, बैंकर्स, इन सब में, पीसीएम, इनमें चला जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि उसने 8 बनाया तो 8 उसको बच ही गया। एक आध परसेंट तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब अकाउंटिंग और उसमें लग जाता है। सो हैविंग सेड दिस, देखो, आपको अगर एज ए, मतलब आपको फास्ट ग्रो करना है, आपको फॉरेन कैपिटल चाहिए होगी, आपके पास कैपिटल वगैरह है नहीं, गवर्नमेंट के बोरोइंग्स नंबर्स आप देख लो, तो उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट में अच्छे लोग लाकर, जो जहाँ ग्लोबली जैसे पॉलिसीज चलती हैं, आपको फॉरेन कैपिटल के लिए compete करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलोगे कि हम डोमेस्टिक सेविंग से या डोमेस्टिक कैपिटल से अपनी कंट्री को 8 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 15 ट्रिलियन पे कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए यू हैव टू चेंज योर पॉलिसीज। नेक्स्ट बजट में शायद आपको इसकी झलक भी देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स कैपिटल मार्केट को लेके नेगेटिव्स हुए हैं, बट हो सकता है कि शायद एसटीटी का ये लास्ट राउंड ऑफ राइज था। अगले बजट में ऑफ कोर्स मैं गलत हुआ हूँ, मेरे को लगा था कि कुछ कैपिटल गेन में कुछ पॉजिटिव होगा, हो सकता है। होपफुली ये बातें गवर्नमेंट तक कोई ना कोई पहुंचा रहा होगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कैपिटल गेन में थोड़ा कुछ रिलीफ किसी को तो दे, किसी को तो दे। ये जो एटलीस्ट जो 12.5 किया उसको 10 तो करें, या एटलीस्ट 1 साल की जगह 2 साल वाले जो होल्ड करते हैं उनको 0 कर दे, कुछ तो करें। तो फिर बड़ा कैपिटल इंडिया में आ सकता है। हैविंग सेड ऑल दिस, जो इंडिया के नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, इन सबको मेजर करने के बावजूद भी मेरे को लगता है कि ये साल इंडिया के लिए ठीक रह सकता है। अगर यूएस में 10% तक का करेक्शन आया, तो इंडिया 10-15% रिटर्न इंडेक्स बेसिस पे आपको दे सकता है। स्टॉक अगर आप अच्छा पिक करते हैं, तो 15-20% रिटर्न आपको मिल सकता है। ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आपने मीन रिवर्जन या डेल्टा न्यूट्रल या कवर्ड कॉल या कैश सिक्योर्ड पुट या व्हील स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की, जो कि मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है मोर और लेस, या स्लाइटली बुलिश स्ट्रैटेजीज हैं। तो आप 25-30% के ब्रैकेट में भी आप शायद हिट कर ले जाओ। और प्लेन बाई एंड होल्ड हो तो आप 15% बना सकते हो। और अगर आप पैनिक में बाई करते हो, अगर अगर मार्च वार्च में कुछ आता है किसी वजह से थोड़ा पैनिक, वहां पे अगर आप बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करते हो, तो शायद आप 18-20% भी बना ले जाओ। हैविंग सेड दिस, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, मेहनत करते रहनी है। ऑफ कोर्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो जरूर बोलना है। ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा पता है कि हमारे बोलने से कुछ नहीं होता इस देश में, बट हमें बोलना है। इसलिए बोलना है कि शायद कभी ना कभी तो लोगों को बात समझ में आएगी। अगर बोलना बंद कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। बोलेंगे तो शायद कोई सुन ले, शायद कोई एक्ट कर ले, शायद कुछ हो जाए। एंड अपनी कंट्री है, बोलने में कुछ नहीं जाता है। हो सकता है कि इतना बोलने के बाद गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट आपके पीछे भी पड़ सकती है, हो सकता है, आई डोंट नो। बट बोलना चाहिए। अगर वो लोग देश का भला चाहते हैं तो उनको ये बात समझ में आएगी, नहीं चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं लोगों को फेस करने पड़ते हैं, वो हम भी फेस कर लेंगे, क्या ही है उसमें। बट ऑफ कोर्स वी नीड टू स्पीक, एवरीबॉडी शुड स्पीक जहाँ पे गलत हो रहा है। और एटलीस्ट ग्रॉस जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे हर हर बात पे नहीं कमी निकालनी है, ना मैं निकालता हूँ ना आप लोग निकालते हो। बट जहाँ पे लग रहा है कि ग्रॉसली गलत हो रहा है, वहाँ पे तो जरूर बोलना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स। शायद गवर्नमेंट को, शायद ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को कोई सही फीडबैक ही ना दे रहा हो। शायद हम लोग इतने डरे हुए हैं, या इतने हम लोग मतलब अपने अपने में रहते हैं कि यार कहीं मेरे पीछे आ गए तो, या मेरे अगेंस्ट में चले गए तो हम, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे को क्या है, सब सफर कर रहे हैं। तो शायद ये भी हो सकता है, राइट। तो पॉजिटिव रहना है। बट कोई चीज गलत हो रहा है, जरूर आवाज उठानी है। आप लोग भी बाहर जा रहे हो, देख रहे हो, सब लोग देख रहे हैं कि ग्लोबली क्या हो रहा है। एंड ग्लोबली यही हो रहा है कि पीपल आर कंपीटिंग फॉर द कैपिटल। कैपिटल के लिए यूएस compete कर रहा है पूरे वर्ल्ड से, सारी जगह से कैपिटल इकट्ठा करके यूएस में डाल रहा है। तो इंडिया को भी compete करने की कोशिश करनी चाहिए, पॉलिसीज इन्वेस्टर फ्रेंडली रखनी चाहिए, ताकि इंडिया की इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर पाए। बिकॉज एआई का थ्रेट रियल है, आपके वर्कफोर्स को हिट कर सकता है ये, बहुत सारे लोगों की इनकम नीचे जा सकती है। उसके लिए आपको कैपिटल लगेगी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, ताकि आप अपने लोगों को कुछ काम दे पाए, रोजगार दे पाए, और कंट्री में जो कंजम्पशन की स्टोरी है वो उसमें बड़ा स्लो डाउन या हिट देखने को ना मिले।
सो ये था, थोड़ा लंबा चला। आई थिंक वी हैव गॉन लाइक 40 मिनट्स। आई एम डन। आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। कुछ भी बहुत रैंडम नहीं सोचना है, इंडिया में सब अच्छा है, मोटा माटी। कुछ पॉलिसीज या गवर्नमेंट के फ्रीबीज और उसको फंड हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। बट आई थिंक वी आर फाइन, वी आर एब्सोल्युटली फाइन। चार्ट स्ट्रक्चर पे अगर मैं बोलूं तो निफ्टी इज इम्प्रूविंग, एंड बैंक निफ्टी इज इम्प्रूव्ड अ लॉट। स्मॉल कैप मिड कैप में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है चार्ट स्ट्रक्चर में। और फंडामेंटली भी वैल्यूएशंस फेयर वैल्यूड है, हम लोग फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड नहीं है। तो अर्निंग्स ग्रोथ प्लस थोड़ी सी पीई रेटिंग, अगर गवर्नमेंट ने कुछ पुश किया तो थोड़ी सी पीई रेटिंग हो सकती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो आपको रिटर्न बनेगा वही 15-18% का रिटर्न है। उसी से आपको इस साल काम चलाना पड़ेगा। आई एम डन फॉर द डे। लाइक अगर मैं देखता हूँ, अगर अगर किसी का मैं ले पाया रिक्वेस्ट तो मैं लेने की कोशिश करूंगा। ये हैं डॉक्टर रोहताश गर्ग। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग लाइक 5 मिनट्स वी हैव, इन 5 मिनट्स वील कंक्लूड। हाँ, रोहताश गर्ग, आप पूछ सकते हैं, कुछ गुड पूछना है इवनिंग। डॉक्टर साहब? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग थैंक जी, यू गुड सर फॉर इवनिंग। डूइंग दिस। सर मेरा एक डाउट है कि आज आपने एक ट्वीट किया था कि एमटीएफ को 5 to 10% डाइल्यूशन के साथ देखिए एंड विद कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट। हाँ, सो लाइक 1,20,000 करोड़ का आई थिंक एमटीए बुक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या एक 17, एक 18 या एक 15 होगा। लास्ट जी जी। नंबर मैंने ट्रैक नहीं किया है। तो अगर 10,00,000 करोड़ कम हो जाता है तो 1,00,000 करोड़ के 1,00,000 करोड़ के आसपास एमटीए बुक रहता है, तो उतना आप मैनेज कर ले जाओगे उसमें, उसके बाद बड़ा सेल ऑफ नहीं आएगा। ओके 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 ओके, गॉट इट हाँ, गॉट मतलब इट। 10-15 हजार करोड़ से एक्सपोजर कम हो जाए तो फ्री फ्लोट के अगेंस्ट में एमटीए बुक इज रीजनेबल, कोई बहुत ज्यादा है नहीं। एंड सर लाइक मार्केट करेक्ट कर रहा है बट एमटीएफ इज नॉट डिक्रीजिंग, हाउ यू आर सीइंग दिस। नहीं, तो उसमें क्या हुआ कि गोल्ड सिल्वर में काफी एमटीएफ का पैसा गया है। तो अभी हम लोग क्या, गोल्ड और सिल्वर के एमटीएफ को भी स्टॉक एमटीएफ के साथ जोड़ लेते हैं बराबर, क्योंकि टोटल ही देखते हैं हम लोग। ओके 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 ओके, गोल्ड गॉट इट। ईटीएफ और इसमें भी सिल्वर ईटीएफ में भी काफी बड़ा एमटीएफ है, आई थिंक वो भी 7-8 हजार करोड़ होगा, मुझे लग रहा है सब मिला के। यस सर। गोल्ड में आई आई वाज ट्रैकिंग नंबर्स टुडे। लास्ट मंथ में इंडियन इन्वेस्टर ने $2.5 billion डाला है हम्म, ओनली गोल्ड ईटीएफ्स में। हाँ हाँ। तो एमटीएफ की बुक भी गोल्ड सिल्वर में ज्यादा है। तो या देखेंगे, बट आई थिंक वो कम होगा। वो इसलिए नहीं कम कम ये भी होगा ना कि कुछ ब्रोकर्स भी तो कम कराते हैं ना मार्च वार्च में, बड़े वाले बोलते हैं कि या 31 मार्च के गॉट पहले एक बार क्लियर कर लो, फिर बाद में ले लेना। वो भी होता ओके है। तो वो फोर्सली भी होगा, तो उसमें ओके उसको ओके अपने को बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं, वो हो ही जाएगा। जो मैंने आपको नंबर बोला 10-15 हजार करोड़ कम हो जाएगा, आप देख लेना। ओके ओके, हाँ, थैंक यू सर, दिस थैंक यू। इज आई एम टेलिंग विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो होना ही होना है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर जोशी या डॉक्टर जोशी, जोशी जे, हाँ प्लीज जोशी जी पूछिए ना, प्लीज गो अहेड। और मैं 2-4 लोगों को जो मैं देख पा रहा हूँ, गगनदीप हैं, इनको मैं कर देता हूँ। एक है चिराग जी, इनको कर देता हूँ। बाकी मैं किसी का नहीं ले पाऊंगा तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि 5 मिनट्स 11:30 होने वाला है इंडिया टाइम, तो फिर बंद करेंगे। हाँ प्लीज पूछिए। चिराग आप पहले बोल सकते हो, उसके बाद गगनदीप, उसके बाद जोशी जी। चिराग, आपको कुछ पूछना है? ठीक है, कोई नहीं। गगन, आप पूछ सकते हो। हाय सर। हाय सर, थैंक यू। एक तो स्पेस अभी कर लिया आपने, हमें काफी आइडिया मिल गया। बाकी मैं मैक्सिमम डाउनसाइड पूछना चाह रहा था कि मैक्सिमम जो निफ्टी का डाउनसाइड है वो आपने बताया कि 3-4% ही होगा। तो या मतलब अब जो जो बजट बजट वाले का दिन जो लो था। लो है ना, बजट हाँ। दिन वाला जो लो हम्म, है उसको आप एक लो मान के चलो। ठीक है। हाँ, एक सर कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स जैसे रियलिटी सेक्टर पे व्यू या कोई पीएसयू सेक्टर पे व्यू, जो नहीं पीएसयू देखो, स्टॉक्स जो हैं सेक्टर अभी मेजर। स्ट्रांग लग रहे हैं हो सकता है वो 3 महीने बाद स्ट्रांग ना लगे, लेकिन जो अभी लग रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। सीडीएमओ, एपीआई, फार्मा, ठीक है, ये पूरा राइट सर। बास्केट अच्छा लग रहा है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। हम्म। ये गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज थोड़ा करेक्शन हुआ है ऊपर से, बट ठीक लग रही हैं अभी भी। मतलब दे आर क्लियरली इन स्टेज 2, अप ट्रेंड में है। अर्निंग्स का भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। मन्नापुरम के रिजल्ट्स खराब आए थे, बट बाकी सबके ठीक ठाक ही आए थे। थोड़े एनपीए ऊपर नीचे होंगे, हम्म। बट ओवरऑल इनका कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला, एनपीए बढ़ेगा नहीं। तो वहां पे आप देख सकते हो, ये पूरा स्पेस
एमएफआई का भी जो माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनीज हैं, वहाँ पे भी क्लियर कट बॉटम है। ऑटो इंक में बहुत ज़बरदस्त नंबर्स आए हैं इस बार। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत अच्छा नंबर्स रिपोर्ट किया और आने वाले क्वार्टर्स में भी ठीक-ठाक नंबर्स रह सकते हैं, ठीक है? मुझे लग रहा है केमिकल ठीक है। डार्क हॉर्स हो सकता है, उसमें कुछ स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी जिनका यूएस में बड़ा एक्सपोज़र है, वो अच्छा कर सकती हैं। वहाँ पे भी नंबर्स अब ऑलरेडी बॉटम आउट होने चालू हो गए हैं। तो ये है, प्लस ये बैंकिंग के लिए भी ये साल ठीक हो सकता है, तो बैंकिंग को देखना चाहिए। ऑफ कोर्स ये एसटीटी का हाइक आपको, जो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, उनके लिए काफ़ी पॉज़िटिव है, राइट। सीडीएसएल के लिए पॉज़िटिव है, एनएसडीएल के लिए पॉज़िटिव है। बट ऑफ कोर्स हैविंग सेड दिस, पॉज़िटिव का मतलब क्या? रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे। स्टॉक चलेगा, नहीं चलेगा, मुझे सीडीएसएल, एनएसडीएल का नहीं पता, बिकॉज़ ऑलरेडी वो लोग 50-60 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट? तो वहाँ पे मुझे नहीं राइट। पता, बट वो स्टॉक्स जो 20, 25, 30 टाइम अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं ना, 1 ईयर फॉरवर्ड, वहाँ पे आप ज़रूर देख सकते हो। देखो, बिज़नेस अच्छा करना और स्टॉक अच्छा करना 2 अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, राइट? तो राइट। आपको राइट ये सर। देखना कि बिज़नेस अच्छा कर रहा है, ओके, ठीक है। तो उसमें कौन-सा सस्ता वैल्यूएशन है और जिसकी मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है। थोड़ी भी ठीक है तो आप ले लोगे, तो आप पैसे कमा लोगे। तो वो आपको देखना है कि आपको किस पी मल्टीपल या किस प्राइस टू बुक या किस ईवी बाय एबिटा पे या किस कोई भी जो भी आप वैल्यूएशन मैट्रिक्स ट्रैक करते हो, या किस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, या कितनी ग्रोथ आपको चाहिए, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या कितने पेग पे आपको लेना है, उसके बेसिस पे आप ले सकते हो। बट ये कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स हैं जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ। ऑफ कोर्स सीमेंट में अगर आपको 1-2 क्वार्टर के लिए खेलना है तो सीमेंट देख सकते हो, वो ठीक है। और क्या ठीक है, बैंक राइट। ठीक है, सीमेंट ठीक है, एनबीएफसीज़, सेलेक्ट एनबीएफसीज़, एमएफआईज़ ठीक है। सीडीएमओ, एपीआई ठीक है आपका। टेलीकॉम भी सर ठीक स्टॉक है। स्पेसिफिक आप शायद कमेंट नहीं कर पाओगे, नहीं, डीएलएफ या कौन टेलीकॉम कौन सी। स्टॉक स्पेसिफिक मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा बेटा, क्योंकि मेरे पास ना, मेरे को पता नहीं है मैं कल कौन-सी स्टॉक में पोज़ीशन बना दूँ। फिर सेबी कहेगी आपने नहीं, मैं सुबह कल समझता बात हूँ इस करी बात थी, को। आप लाइए, डेटा लाइए। तो उसमें यस। कोई ऐसा कुछ पूछते नहीं है, बट कुछ भी पूछ सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो राइट। कंज़र्वेटिवली वी डोंट टेक एनी चांस। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करना चाहते, बट वो हेल्प आपको करने के चक्कर में हम हमारे ऊपर बहुत भारी ना पड़ जाए, वो देखना पड़ता है बस। और एक्चुअली राइट। मैं थोड़ा रिस्क ले भी लूँ, मतलब, लेकिन जो मेरे साथ जो बच्चे बेचारे काम कर रहे हैं उनके करियर का रिस्क नहीं होना चाहिए, राइट? तो मैं उस वजह से, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर अटैच्ड टू मी, सो आई डोंट टेक रिस्क। तो वो थोड़ा-सा रहता है, ठीक है ना? सर प्लीज़। थैंक्स अ लॉट। हाँ, जोशी जी आपको कुछ पूछना है सर? 1 मिनट। और कौन? ठीक है। अरविंद अरविंद जी आप पूछ सकते हैं। गोवर्धन, कोई 1-2 लोग लास्ट, हाँ। 1-2 कह रहे, गोवर्धना। हाँ, गोवर्धना आप पूछ सकते हो। मैं शायद नाम सही पढ़ पा रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आई डोंट नो। हेलो हाँ, हाँ, प्लीज़ पूछिए। सर, जोशी बोल रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए जोशी जी, प्लीज़ बोलिए ना। सर, गोल्ड और सिल्वर में काफी पोजीशन है हमारी, तो और कहीं पे ऐड करना है तो नहीं, नहीं, कैसा मैं कब देखो, ऐड कर सकते देखो हैं? मुझे पता भी होगा ना तो मैं आपको सोशल मीडिया पे गोल्ड सिल्वर का कोई व्यू नहीं दूँगा। मेरी एक स्टडी है, लिक्विडेशन इवेंट्स को मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है? तो अगर जो लोग मुझे पुराना फ़ॉलो करते हैं, तो मैंने आईआरसीटीसी जिस दिन 40% गिरा था, उस दिन मैंने एग्ज़ैक्ट बॉटम आपको बताया था। वो सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हो, और वहाँ से स्टॉक इंट्राडे में ही 30% चल गया था, राइट? तो मैं सिर्फ़ लिक्विडेशन इवेंट्स के लिए ही सोशल मीडिया पे कोई इंस्ट्रूमेंट पे कमेंट करता हूँ। जस्ट टू मेक यू अवेयर कि ये पॉसिबल है। पैनिक बॉटम प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है, अगर लिक्विडेशन इवेंट हो रहा है तो, राइट? मैंने एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ आपको सोशल मीडिया पे डाला था कि अब बाबू लोग ऑफिस पहुंच गए होंगे, इतने देर में ऑर्डर रिवर्सल आ जाएगा, आ गया था। और स्टॉक 30-40% उसी दिन रिकवर कर गया था। 2-3 साल पहले की ट्वीट होगी, जब भी वो आईआरसीटीसी का इवेंट हुआ था, जब चार्जेस वो कुछ बढ़ाए थे या कुछ भी किया था, मतलब गवर्नमेंट ने राइट शेयर सर, मांग लिए थे। राइट सर। हाँ, तो जो पुराने फॉलोवर हैं उनको पता होगा, राइट? सेम मैंने गोल्ड एंड सिल्वर में आपको सर, करके दिखाया कि ये पॉसिबल है। और गोल्ड वहाँ से 15-20%, क्योंकि गोल्ड नहीं 50% चल सकता एकदम से। तो 15-20% ऊपर गया, और सिल्वर भी आई थिंक 2.5 लाख बोला था, वहाँ से 3 लाख हो गया था 2-3 दिन में। ठीक है? उसके अलावा मुझे करेक्ट है सर। मुझे पता भी है तो मैं नहीं बताऊँगा, रीज़न बीइंग क्योंकि मेरी उसमें पोज़ीशन हो सकती है, लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी हो सकती है, राइट? तो वो सर, आउटलुक बता दीजिए, नहीं, आउटलुक बता नहीं, उसमें दीजिए। एक चीज़ बताओ, उसमें कोई ईपीएस तो है नहीं, ठीक है? उसमें कुछ कैश फ्लो तो है नहीं, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई करेक्ट पे है सर। चलता है, ठीक है? आज सप्लाई नहीं है तो चल रहा है, कल को कोई बड़ी डिस्कवरी हो गई या सप्लाई
ज़्यादा हो गई, तो आप मुझे कैसे याद रहेगा जोशी जी कि मैंने आपको ये व्यू दिया था कि गोल्ड बियरिश है या बुलिश है? मुझे कैसे याद रहेगा, आप बताओ मुझे? करेक्ट है सर, करेक्ट तो है मैं सर। कैसे उस आपको मैं आज बोल दूँ, लेकिन 2 दिन, 5, 10 दिन बाद अगर कुछ फैक्ट्स चेंज हुआ, तो मेरे मेरे पास क्या तरीका है? मेरे पास ना कोई नंबर है, ना मेरे पास, और मैं आपके लिए इतना पेन कैसे लूँगा? आपको भी पता है अनरीज़नेबल होगा, बराबर? तो ठीक है देखो, सर। इसमें तो जो ओके, सौदा आपने किया है, इट्स उस ओके। आप उसको आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप ये बस आपको मैं ये बता सकता हूँ, 2 लाइन रखो, इसमें सिर्फ टेक्निकल यूज़ करो, फंडामेंटल डिमांड सप्लाई आपकी उतनी नॉलेज नहीं है कि आप डिमांड सप्लाई प्रेडिक्ट कर पाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। ग्लोबली बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है? लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो आपके पास एक ही चीज़ है, चार्ट। चार्ट पे आप 3 लाइन डालो, सिंपल-सिंपल। एक डालो ईएमए 5, अगर आपको ट्रेड करना है तो, बहुत शॉर्ट टर्म इंट्राडे। ठीक है। ईएमए 5 के नीचे है, थोड़ा बियरिश सोच लो। ईएमए 5 के ऊपर है, थोड़ा बुलिश सोच लो। पोजिशनल करना है, अगर ईएमए 21 के नीचे है, थोड़ा ज़्यादा बियरिश सोच लो। ईएमए 21 के ऊपर है, थोड़ा ज़्यादा बुलिश सोच लो। तीसरी लाइन, ईएमए 63 के नीचे, 63। ईएमए 63 के नीचे ठीक है सर। रिस्क को मैनेज करो, एग्रेसिवली मैनेज करो, कॉल बेचो, हेज करो। ईएमए 63 के ऊपर ठीक गया, है सर। कॉल काट लो, पूरा लॉन्ग चलने दो, ठीक है? दिस सर। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा करता। अब आपको कैसे करना है, आप देख लो। ठीक है सर। मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, इससे आप नहीं, मिलियंस में कमा सकते हो। सफिशिएंट है सर। इसमें आप मिलियंस सर में कमा सकते हो पाँच अगर आपने 21 इसका और यूज़ किया। 63 जो है वो आपका स्टैंडर्ड है सर। हाँ, हाँ, तो आप इसमें सही है मिलियंस सर। में कमा सकते हो अगर ठीक है। आपने यूज़ किया तो। सही है सर। थैंक यू सर। ओके, और कोई किसी को मैंने अगर बोला है तो आप। हेलो सर, हाँ, गोवर्धन गुड प्लीज़ गो इवनिंग। अहेड। हाँ जी। सर, आपने मार्केट कपलिंग के बारे में एक ट्वीट डाले थे, अगर आप बात कर सकते हैं तो। खाली मार्केट कपलिंग पे, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट। यू आर टॉकिंग अबाउट यूएस एंड इंडिया? नहीं, नहीं, ओनली इंडिया मार्केट कपलिंग, वो पावर का। नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट आईईएक्स राइट, स्पेसिफिकली? करेक्ट, करेक्ट। नहीं, देखो उसमें तो स्कैम है पूरा। लाइक पीपल मेड मनी, यू नो दैट। पूरा करप्शन है, 200 करोड़ बनाए हैं लोगों ने आईईएक्स को ट्रबल में डाल के। बिजनेस में दम है, बिजनेस इज नॉट गोइंग अवे इन ए हरी, कंपनी विल बी देयर लाइक फॉर श्योर। और मार्जिन का प्रोफाइल क्या होगा, कंपटीशन किस तरह से पैन आउट होगा, आई डोंट नो। बट बिजनेस में दम है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है। 10% की ग्रोथ के लिए 22-24 की पी पे स्टॉक ले रहे हो, आई डोंट नो। सो मेरा कोई पोजीशन नहीं है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बट आई लाइक द स्टॉक, आई लाइक द स्टॉक। शायद हमारे किसी ग्रुप में होगा, अगर बहुत पुरानी पोजीशन होगी, वो भी शायद 20-25% पोजीशन है, और कॉस्टिंग 140-145 की। मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट कंपनी इज गुड। ग्रोथ का मैं भी वेट कर रहा हूँ कि 15-20% की अर्निंग ग्रोथ आए, तो मैं फिर शायद मैं उसको कंसिडर करूंगा। बट अभी पेग 2.2 2.4 एग्जैक्टली, मुझे अभी वैल्यूएशन के मेरे पास डेटा नहीं है। बट 10-12% की अर्निंग ग्रोथ में वो इंटरेस्ट आता नहीं है। बट उतना ये बुरा अभी नहीं है, मतलब एल नीनो उतना इफेक्ट बुरा भी नहीं है। आता बोल के बोल रहे ना सर, सो उससे इम्पैक्ट, मतलब जैसा पावर कंजम्पशन बढ़ेगा तो इज इट यस, सिक्लिकल? यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिजनेस में दम है, मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू डिस्प्ले द अर्निंग्स ग्रोथ। अगर अर्निंग्स ग्रोथ आती है तो देखो, ये सब लोग भी ले ही रहे ना, क्या नाम है, ये क्या नाम है म्यूचुअल फंड्स का, पराग पारेख ने लिया है, ये आपके इसने भी लिया है, केनेथ ने भी लिया है, ये सब ले रहे हैं, तो ये लोग भी थोड़े सिक्लिकल टाइप के इन्वेस्टर है, थोड़े लॉन्ग टर्म। केनेथ तो पूरा सिक्लिकल ही है, तो वो लेके ये लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ तो इनके पास भी मतलब समझ होगी ना। तो आप उनको भी देख सकते हो, अगर वो बेचे तो आप भी थोड़ा सा अपना स्टडी करके निकल सकते हो। अगर वो रख के बैठे तो आप भी होप होप में बैठो थोड़ा बहुत। लेकिन इन सब में क्या होता है, 1-2% ही रखना चाहिए, ज़्यादा बड़ा रखना नहीं चाहिए, ठीक है? गॉट इट, ये गॉट मेरा इट। व्यू है। बहुत ज़्यादा मेरी डीप स्टडी इसमें, मतलब मैंने 6 महीने से इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने लास्ट में क्या हुआ नहीं देखा है। बट हाँ, ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट के कुछ लोग इसको मतलब पीछे पड़े हुए हैं, तो वो भी एक ओवरहैंग रहेगा, थैंक यू ठीक सर। है? सो गाइस, एक मैं अखिल चावला जी को लेता हूँ। हाँ, अखिल चावला जी प्लीज़ पूछिए, उसके बाद क्लोज़ करेंगे हाँ कन्वर्सेशन। और डॉक्टर
डॉक्टर साहब मैं आपको लास्ट में आपसे ले लूंगा। सर कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम गुड अखिल जी, प्लीज पूछिए ना। सर, specifically to Indian markets, RBI has done a lot about the market. Government has done its bit with GST cut and the last budget, and this budget they have given a surprise on STT. FI has continued to sell. So, I don't think anything is left for the government and the RBI to do much for the economy. So, where do you see? मतलब I've obviously joined a little bit late. आपने शायद आंसर किया हो, but where do you see markets heading further No, on this? so I'm sticking with my targets. I said in the beginning of the year that Ki Nifty will go around 27,500. I'm not changing that target despite Okay. of the STT hike, Okay. because I'm betting positively due to this US India deal, and plus India ने यूए के EU के साथ ट्रेड डील साइन किया। ऑफ कोर्स उसको एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन में 1 साल जाएगा, जी. बट ठीक है, दे आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ। STT hike was a for sure of is a irritating factor, but ठीक है, we will move along, the people will figure it out। एक तो ना आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर करो, अगर आप लोग कोई भी निफ्टी या स्टॉक फ्यूचर्स में काम करते थे, निफ्टी हाँ. फ्यूचर्स में, तो सिंथेटिक फ्यूचर्स बनाने की कोशिश करो। इसके बारे में मैं ना एक छोटा सा राइट अप कोशिश करूंगा डालने की, तो उससे ये आपका जो फ्यूचर का ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो बढ़ गया था वो एक मैनेजेबल लेवल पे आ जाएगा, एंड यू Okay. गाइस विल बी फाइन। ठीक है, मैं नोट डालने की कोशिश करूंगा, शायद आप लोगों को फायदा हो जाए उससे। तो Sir, वो भी anything? उसको भी हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो ठीक है, वी आर जस्ट फाइन, and I think we'll be fine. 27,500 on the Nifty, small cap maybe 19,500, 20,000. Small cap 100 I'm talking about, Okay. and mid cap index, mid cap 100, maybe I see around 63,500, 64,000। तो ये 3-4 लेवल्स है। निफ्टी मिड स्मॉल 400 इंडेक्स का लेवल मैं आपको कल ट्विटर पे अलग से डाल दूंगा। And Bank Nifty, sir? बैंक निफ्टी रफली अराउंड 65,000। 65,000. And specifically anything with the US markets, with the markets going all time high, 10-15 दिन से correct हो रही हैं, नहीं, but 10-15 दिन से नहीं अखिल जी, दे आर करेक्टिंग फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स। वो हमें सिर्फ हम, क्योंकि क्या होता है कि हम इंडिया में एसपीवाई ट्रैक करते हैं या जी. नैस्डैक 100 ट्रैक करते हैं, राइट? बट जी. अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो सॉफ्टवेयर के स्टॉक तो 50% गिरे हैं। Okay. एआई के स्टॉक्स जो छोटे वाले हैं, ठीक है, निबियस, आयरन, साइफर, ये सब जो छोटे वाले जितने भी थे, लाइक वो तो 50-50% करेक्ट हुए हैं, राइट? और कुछ हेल्थ केयर के स्टॉक्स भी वहां पे 50% करेक्ट हुए हैं, जैसे हिम्स। हिम्स $70 वाला $20 हो गया कल। यूनाइटेड हेल्थ केयर $600 वाला $275 हो गया, राइट? तो Hmm. मतलब करेक्शंस बहुत ब्रूटल हुई है यूएस में, सिमिलर लाइक इंडिया। कि हेडलाइन इंडेक्स निफ्टी बता रहा है कि 25,500 का भाव है, बट बहुत सारे स्टॉक का भाव ऑलरेडी 22,000 है, राइट? Right. तो सिमिलर वहां पे जो स्टॉक्स के लेवल थे, वो 2025 के बिगनिंग में जो स्टॉक्स के लेवल थे मोर और लेस वही हैं। तो 1 साल से अगर आप मैक्स 7 को हटा दो तो बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। इसके बीच में कॉन्ट्रा क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स 52 वीक हाई पे हैं, Right. या बहुत सारे माइनिंग के स्टॉक्स जो गोल्ड माइनिंग वगैरह के कुछ चले तो वो हाई पे हैं। एनर्जी के बहुत सारे स्टॉक्स हाई पे हैं, राइट? तो रोटेशन वहां पे भी बहुत हैवी है। तो मेरे को ये लग रहा है कि हैविंग सेड दिस, एक बार नैस्डैक हो सकता है कि ईएमए 200 टेस्ट करने आए। Okay. ईएमए 200 टेस्ट करने के बाद एक बार 3-4% और उसके नीचे जाए, Okay. वो एक फाइनल कैपिचुलेशन होगा। एंड देन यूएस मतलब लास्ट के 2-3 महीने में पूरा रिकवर करके, मतलब अक्टूबर से रिकवरी चालू हो और दिसंबर तक वापस, मतलब जो ये अभी लेवल्स चल रहे हैं इससे 5-6% ऊपर बंद हो। तो if you buy the dip in US, let's say in panic, chances are again you end up making 15-18% return. But you In have to dollars. be tactical. You have to go with a covered call, or you have to go with a cash secured put, or you have to go with a wheel, not buy and hold. Or maybe you can do 50% buy and hold, 50% wheel, covered call, secured put, and that's how you manage the risk. But this आपको year, कोई this year it will be आपको कोई more tactical. यूएस मार्केट में कोई बड़ा रिस्क लगता है सर? नॉट रियली। देखो देखो, उनका डेट का प्रॉब्लम वो दे आर एक्टिवली सॉल्विंग इट।
और 10-15% तो डॉलर ही उन्होंने गिरा दिया मेजर करेंसीज के अगेंस्ट में। तो सारे डॉलर डिनोमिनेटेड डेट हैं, तो वो तो कम हो गए। प्लस दे आर एक्वायरिंग एसेट्स। एक्वायरिंग एसेट्स क्या मतलब कंट्री का कंट्री कब्जा कर ले रहे हैं, बराबर। राइट। सो दे आर तो उनकी एसेट्स बढ़ रही हैं, आप समझो मेरी बात को। बट स्टेबल भी तो नहीं होने दे रहे इकोनॉमी को किसी को, नहीं, हर अरे कभी ना कभी इकोनॉमी कोई। इज डूइंग फैंटास्टिक वेल। मतलब क्या, इस साल S&P 500 की अर्निंग्स होगी 15%, 15%। कुछ कुछ एनालिस्ट 18% अर्निंग्स ग्रोथ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ओके। 5% की इकोनॉमी पे 18% की ईपीएस या 4.5% की जीडीपी पे आपकी, आप क्लेम करते हो आप 7.5-8% की जीडीपी क्रैक करते हो, आपकी अर्निंग ग्रोथ 10% भी नहीं आ रही है। राइट। राइट, सो आपको ये समझना पड़ेगा। और अगले 1-2 साल में हो सकता है कि उनके एनर्जी के स्टॉक्स की इतनी अर्निंग्स आ जाए कि यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड। सो आप उनका पीएमआई का डेटा देखो, कंज्यूमर सेंटीमेंट का देखा डेटा देखो, वो दे आर रियली रियली स्ट्रांग। सेकंड चीज क्या होता है कि हम लोग इंडिया में बैठे तो हम लोगों को लगता है ना कि अरे वहां पे तो जॉब नहीं ऐड हो रहा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस को जॉब ऐड करना ही नहीं है। नाउ दे आर नॉट वेलकमिंग पीपल। लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं, मतलब यूएस में पॉपुलेशन कम हो रही है, लोग वो भेज रहा है वापस। तो उसकी जॉब ग्रोथ नहीं भी होगी ना, तो जितने लोग बचे हैं उनके लिए वो सफिशियंट होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। राइट। सो आप हो सकता है जॉब के डेटा को देख के कंफ्यूज हो जाओ कि ओह यूएस इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन। द इकोनॉमी इज नॉट स्लोइंग डाउन। इकोनॉमी इज नॉट स्लोइंग डाउन। वहां पे प्राइवेट मार्केट में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हुआ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यू आर राइट। एसेट मैनेजर, यू डू लॉट ऑफ प्राइवेट बैंकिंग। प्राइवेट मार्केट में एंथ्रोपिक और बहुत सारे जो आईपीओ जो छोटे बड़े वाले जो अगले 2-3 साल में आएंगे, दोज these companies have created massive wealth for US people. ठीक No, है। no. I'll add one point here, sir. Sorry to interrupt, but I was working with one of the, I will not take the name, with one of the unlisted AI companies in US. उनका valuation exactly एक साल के अंदर डबल हुआ है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि Yeah. वेल्थ इफेक्ट आना भी बाकी है। सेकंड क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल। ठीक है। उनको Right. कोई फर्क नहीं पड़ता कि अखिल चावला जी और मेरे बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो मैं इनको अपने कैबिनेट में नहीं शामिल करूंगा। वो लोग Right. तुरंत अखिल चावला जी अगर कॉम्पिटेंट हैं तो वो लोग अपने कैबिनेट में ले लेंगे, राइट। Right. आपको पता है कि जो नया फेड आया है वो उसने नया फेड गवर्नर ने जॉर्ज सोरोस के साथ भी काम किया हुआ है और स्टेनले डकर मिलर के साथ भी काम किया हुआ है। एंड यू Correct. नो दैट कि स्टेनले डकर मिलर इज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉर्ज सोरोस। और आपको Right. ये भी पता है कि जॉर्ज सोरोस के अगेंस्ट में है ट्रम्प। उसके बाद भी उसके बेटे के अगेंस्ट में कितना स्टेटमेंट अभी जॉर्ज सोरोस के बेटे के अगेंस्ट में किया था उसने, करेक्ट। Hmm. बट उसके बाद भी उसके आदमी को ले लिया अंदर। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। Right. तो वो लोग फालतू का एरोगेंस नहीं पालते, हम लोगों की तरह, आपकी तरह, मेरी तरह। ठीक है। Hmm. हम लोग फालतू के एरोगेंस में बहुत रहते हैं, राइट। वहां पे दे मीन बिजनेस। आप समझो स्कॉट बेसेंट सामने है, ठीक है, और अपने सामने कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दे हम लोग उनकी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, यार हमारा घर ठीक नहीं है, वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, राइट। Right. दोज आर वेरी स्मार्ट पीपल। उनको पता है मेरा डेट है ना, डेट है, मैं अपनी इक्विटी बढ़ा दूं तो मेरा डेट टू इक्विटी कम हो जाएगा, राइट। Right. एंड हाउ दे कैन इंक्रीज द इक्विटी? बाय एक्वायरिंग द कंट्रीज। अभी वेनेजुएला ले लिया, थोड़ी देर में ग्रीनलैंड ले लेगा। उनका एसेट साइड बढ़ते जा रहा है। आप और उन्होंने अपनी लाइबिलिटी साइड करेंसी को डेप्रिशिएट करके कम कर दिया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Perfect, sir. Perfect. Yes. सो आप 5 साल बाद देखोगे कि जो आप जो डेट टू जीडीपी हम लोग करते रहते हैं, 5 साल बाद देखोगे कि इट विल लुक वेरी नॉर्मल, मतलब मैनेजेबल। सर बट ये सब बहुत प्रॉमिसिंग है यूएस के लिए, बट हाउ विल इट प्रोपेल एफआईएस टू कम बैक टू इंडिया? No, so you have to put your policies and house in order, right? You have to show the earning growth. आपके पास और कोई चारा नहीं है। What else you like? दूसरी जगह अगर अब मेरे को 15% डॉलर टर्म्स में बन रहा है तो मैं 8% के लिए क्यों आऊंगा? करेक्ट, यू You राइट। have to you have to prepare a better sales speech. आपको आपने नीलकंठ मिश्रा को रखा हुआ है प्राइमरी मिनिस्ट्री एडवाइजरी काउंसिल में। आई डोंट नो वो लोग क्या बात करते हैं। दे विल कम ऑन टीवी एंड टॉक ऑल द सेंस, राइट। बट वहां मिनिस्ट्री में जाते हैं उनको पता नहीं क्या हो जाता है, व्हाट दे टॉक, राइट।
आपने एक बंदे को इंडिया में 28% बैंकिंग में स्टेक अलाउ किया हुआ है और बाकी सबको बोला 10% से नीचे रखो। राइट। आप ही का बंदा है। हाँ, आप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम करेक्ट सेइंग? करेक्ट करेक्ट दिस इज करेक्ट। अनफेयर, राइट? हाँ, राइट। आप एक को 28% बैंकिंग में स्टेक अलाउ कर रहे हो और बाकी सबको बोलते हो 10% से नीचे करो। हाँ। व्हाई? बिकॉज़ दैट गाय इज क्लोज टू यू। यस। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हैविंग सेड दिस, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, अगर उसको टाइम चाहिए, बड़ा स्टेक बिकना है, 18% डाइल्यूशन कम नहीं होता है, टाइम दो, बट कुछ तो कम करवाओ यार। आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हो ना, मतलब कि एक बंदे को आप कुछ भी खोल दो, दूसरे को एकदम जीने ना दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम्म। सो फिर तो आप समझे, फिर आपकी पॉलिसी यूनिफॉर्मिटी कहाँ है? फिर तो आपका डिस्क्रिशन है ना। यू आर रनिंग कंट्री बेस्ड ऑन डिस्क्रिशन, नॉट बेस्ड ऑन द पॉलिसीज। ठीक है, तो ठीक है, ये तो बहुत कभी-कभी काफ़ी एकेडमिक हो जाता है और वो पब्लिक को इतना हाई लेवल स्टफ समझ में भी नहीं आएगा। सो तो लेट इट बी लाइक दैट। जैसा चल रहा है देश, अपना भारत महान, बहुत अच्छा है। वी आर अ ग्रेट कंट्री एंड आई एम वेरी, वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया। हैविंग सेड दिस, आपको ये मान के चलना चाहिए कि गवर्नमेंट के साइड से आप उम्मीद कम से कम रखो और अपने साइड से, अपने होमवर्क पे, अपनी मेहनत पे उम्मीद मैक्सिमम रख सकते हो तो रखो। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको कंपनीज ढूँढनी पड़ेंगी, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, आपको टाइम पे उठना पड़ेगा, आपको पार्टी कम करनी पड़ेगी, आपको दोस्ती यारी में कम रहना होगा, सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, खर्चे कम रखने होंगे। दिस इज़ हाउ यू कैन मेक मनी इन इंडिया। करेक्ट। ऐसा कुछ यूएस जैसा अनाप-शनाप पैसा नहीं बनेगा, ठीक है? टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नहीं बनेगा बिकॉज़ यूएस है नंबर 1, ठीक है? उनके पास वो ब्रेन है, अपने पास भी है, बट हम उसको अपने पास बैठाते नहीं हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो बंदा या तो दूसरी जगह चला जाता है या वो ये कहता है कि यार क्यों ही दिमाग लगाना है, कुछ होना नहीं है, राइट? यूएस के भी आप देखोगे ध्यान से, तो बहुत सारे जो टॉप एडवाइज़र आगे पीछे करके देखोगे, तो घुमा-फिरा के इंडियंस ही हैं, राइट? जी, जी। बट हम उनको नहीं रख पाते अपने पास। क्या यू नो दैट रीज़न, राइट? तो ये तो 40 घंटे बात करें तो भी खत्म नहीं होगा। टू कट द हुँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम 15% बना लेंगे, उतनी की हमें आशा करनी चाहिए। हमें 50, 100, 200% बन जाए, तो भगवान को थैंक यू करना चाहिए, अपने माँ-बाप को थैंक यू करना चाहिए। बट आप इस साल 15% ही उम्मीद करें, उससे बड़ी उम्मीद ना करें। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस, स्टे पॉजिटिव। हैविंग सेड ऑल दिस, मैंने कुछ थैंक यू। नेगेटिव बातें बोली हैं इंडिया के लिए या अपने देश के लिए, लेकिन दुख में बोली हैं, कोई किसी को क्रिटिसाइज़ या किसी को वो करने के लिए नहीं बोली हैं। हम लोग का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा अफ़सोस होता है कि नहीं कर पा रहे, इसलिए थोड़ा बुरा लगता है। बाकी 15% भी बुरा नहीं है, हम लोग अच्छा करेंगे और शायद किसी दिन कुछ चमत्कार हो और हम लोग एज़ ए इकॉनमी बहुत अच्छा करें, सबकी प्रॉस्पेरिटी बढ़े और सब लोग वेल्दी हों, सब लोग अच्छे पैसे कमाएँ और हमारा देश बहुत तरक्की करे। यही मेरी विशेज़ है और हम लोग अच्छा करेंगे एंड जब भी कोई डिफ़िकल्ट टाइम आएगा, आई विल डेफिनिटली शो अप। ये मेरा प्रॉमिस है। जब तक मैं मार्केट में, इंडियन मार्केट में मेरा इंटरेस्ट है या मेरी हेल्थ अलाउ करेगी, मैं ऑफ़ कोर्स आप लोग को आके हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी सब अच्छा होगा एंड मार्च में नंबर ऑफ ट्वीट्स ज़्यादा होंगे, फरवरी में कम होंगे बिकॉज़ यहाँ से अगले 15-20 दिन हो सकता है आपको अच्छे पैसे बने तो मुझे ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं है। सर मार्च में शायद एक लास्ट रिक्वेस्ट, काफ़ी देर हो गई आपने ग्रुप बेस्ड कॉल्स नहीं करी हैं, वो मैं अगर आप करूँगा, ऑफ़ करेंगे कोर्स तो मैं आई बेटर एम रहेगा। हाँ, कंसीडरिंग इट, हाँ, मे बी कल परसों में ज़रूर करूँगा श्योर, विद अ लॉट ऑफ डेटा। क्योंकि वहाँ स्टॉक ठीक है? स्पेसिफिक बात हो पाएगी। हाँ, हाँ, ऑफ़ कोर्स एंड जब डिफिकल्ट टाइम आएगा तो डेफिनिटली आई विल कम एंड गाइड यू गाइज़। ऑल द बेस्ट गाइज़, गुड नाइट।